जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घटना चक्र के भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की एक और नए टॉपिक के विषय में। इस टॉपिक से रिलेटेड अक्सर जो सवाल है दोस्तों, विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम्स हो या अदर्स एग्जाम हो, भर भर कर इससे सवाल आए हुए हैं दोस्तों। टॉपिक का नाम है संसद के कार्य संचालन और विधायी प्रक्रिया। तो इस वीडियो में मैंने दोस्तों संसद के कार्य संचालन और विधायी प्रक्रिया से रिलेटेड अब तक जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस प्री में पूछे गए हैं दोस्तों, उनको मैंने कवर किया है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए हुए सारणी पर ध्यान दीजिए। भारत की संसद है दोस्तों, एक तरफ है राज्यसभा दिया हुआ और दूसरे तरफ है लोकसभा दिया हुआ। तो राज्यसभा में बोला गया दोस्तों 250 से अनधिक सदस्य होते हैं, इसमें 12 नाम निर्देशित, और जिसमें से जो है दोस्तों 250 में से यानी 250 में से 12 नाम निर्देशित होते हैं और 238 से अनधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। वहीं अगर हम देखें दोस्तों लोकसभा में, तो लोकसभा में जो है दोस्तों 552 से अनधिक सदस्य होते हैं और जिसमें से 530 से अनधिक जो सदस्य होते हैं दोस्तों वह राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं और 2 से अनधिक नाम निर्देश एंग्लो इंडियन होते हैं तथा 20 बच गया दोस्तों। तो 20 कौन होते हैं दोस्तों? तो याद रखेंगे 20 जो होते हैं दोस्तों वह संघ राज्य क्षेत्र के क्या होते हैं? प्रतिनिधि होते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा था कि एक्स के स्थान पर कौन सा आएगा दोस्तों, तो कौन सा आएगा? तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अनधिक प्रतिनिधित्व इसमें क्या होते हैं दोस्तों? शामिल होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि प्रश्न काल में लोकसभा के 552 से अनधिक सदस्यों में से 530 से अनधिक के राज्यों के प्रतिनिधि, 20 से अनधिक संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि किस आर्टिकल के तहत दोस्तों? तो अनुच्छेद 81 के तहत, और 2 से अनधिक राष्ट्रपति द्वारा नामित आंग्ल भारतीय हो सकते थे। किस आर्टिकल के तहत? तो 331 के तहत। संविधान का जो हाल ही में अमेंड किया गया दोस्तों 104वां संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि को नामित करने के प्रावधान को पूर्व निर्धारित समय कब से कब तक था दोस्तों? तो संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष अर्थात 25 जनवरी 2020 तक था, से आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी क्या कर दिया गया दोस्तों? तो निष्प्रभावी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। तो आपको मालूम होगा दोस्तों भारत का जो राष्ट्रपति अभिभाषण देता है वह एक साथ संवैध संसद के दोनों सदनों को दे सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी होगा। और यह है दोस्तों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में? तो मालूम होगा आपको 108। राष्ट्रपति अध्यादेश जो है दोस्तों किस आर्टिकल के तहत जारी करता है? तो आर्टिकल 123। याद रखेंगे दोस्तों ये दोनों के दोनों जो आर्टिकल है दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार भारत का जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संवैध संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के विषय में अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है दोस्तों, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। बिल्कुल सही है दोस्तों यह स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो है दोस्तों दोनों सही है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 दोनों सही है। और ये लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, देख लीजिए यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बीपीएससी में भी पूछ सकता है दोस्तों। तो याद रखना है दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 87(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम निर्वाचन के पश्चात
प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में एक साथ संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान के कारण क्या करेगा दोस्तों, बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? पहला है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो यह तो बात क्या है दोस्तों, कथित क्या सदस्य नहीं होगा, तो यह बात बिल्कुल है दोस्तों सही कि जो राष्ट्रपति होता है संसद के किसी भी सदन का क्या होता है दोस्तों, सदस्य नहीं होता। हालांकि एक पॉइंट और भी आपको इसमें ध्यान में रखना है दोस्तों कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या है, तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए वो योग्य होना चाहिए दोस्तों राष्ट्रपति। तो ये कंडीशन है राष्ट्रपति के लिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट कहा जा रहा है दोस्तों कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा दोस्तों कि संसद राष्ट्रपति को और दो सदनों से मिलकर बनी है, तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। भारतीय जो संसद है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी, दोनों के दोनों कथन जो है दोस्तों सही है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, दोनों कथन संविधान में उल्लेखित है। अनुच्छेद 59(1) के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, जबकि अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति हिस्सा नहीं है, तो संसद का हिस्सा नहीं होता है दोस्तों। क्या होता है, राष्ट्रपति जो होता है संसद का हिस्सा, राष्ट्रपति जो होता है दोस्तों संसद का हिस्सा होता है, मैं उल्टा बोल रहा था, संसद का हिस्सा होता है दोस्तों। और एक पॉइंट याद रखना है, संसद का सदस्य नहीं होता, यह संसद का अंग है दोस्तों। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है हमारी संसद बनती है दोस्तों। लेकिन इसमें लोकसभा का ना ही वो सदस्य रहता है और न ही राज्यसभा का सदस्य रहता है राष्ट्रपति। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। नेक्स्ट है भारतीय संसद बनती है, तो याद रखेंगे दोस्तों भारतीय संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, और राष्ट्रपति जो होता है दोस्तों लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है, तो याद रखेंगे दोस्तों राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, जो कि ऑप्शन ए में है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो याद रखेंगे दोस्तों भारतीय संसद में कौन शामिल है, तो याद रखेंगे दोनों सदन यानी लोकसभा, राज्यसभा और साथ ही साथ राष्ट्रपति दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नांकित पर विचार कीजिए और भारतीय संसद के सही गठन को चिन्हित कीजिए। तो भारतीय संसद का गठन किससे मिलकर हुआ है दोस्तों, तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो कौन सा सम्मिलित है दोस्तों, बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका था। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर हमारी संसद बनी हुई है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के घटक कौन से? फिर सेम ही सवाल है दोस्तों, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति, जबकि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर हमारी संसद बनती है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा बी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड देख लेते हैं। तो भारत के संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 79 में उपबंधित है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों यानी राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनेगी दोस्तों। याद रखना किस आर्टिकल के तहत, 79। अतः दिए गए विकल्पों में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों संसद के अनन्य अंग है, जबकि उपराष्ट्रपति जो है दोस्तों संसद का अनन्य अंग नहीं है, यानी अभिन्न अंग नहीं है। नेक्स्ट है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना क्या है दोस्तों, अनिवार्य है, यानी आवश्यक है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है दोस्तों, तो अनुच्छेद 85(1) के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद के प्रत्येक सदन की क्या होनी चाहिए दोस्तों, बैठक होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है दोस्तों, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिक अंतराल होना चाहिए, तो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है दोस्तों, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है, तो संसद के अधिकारियों में कौन कौन से सम्मिलित है? अध्यक्ष जो होता है दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष लोकसभा का भी होता है दोस्तों, लोकसभा का महासचिव भी होता है, और राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, तो मालूम होगा आपको, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, तो ये भी होता है दोस्तों। तो ये सभी के सभी जो है दोस्तों संसद के अधिकारी हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी।
तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कि संविधान के अनुसार संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति किस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 89 के तहत। लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष किस आर्टिकल के तहत दोस्तों, तो 93 के तहत। और संसद का सचिवालय जो कि किस आर्टिकल के तहत आता है दोस्तों, तो 98 के तहत आता है। इस प्रकार अभीष्ट उत्तर जो होगा दोस्तों क्या होगा, तो डी होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो कितने दिनों तक दोस्तों, तो अगर 60 दिनों तक और वह अनुपस्थित रहता है दोस्तों, तो संसद विधानसभा किसी सदस्य की सदस्यता को क्या समझ सकती है दोस्तों, तो समाप्त समझ सकती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 101(4) के अनुसार संसद एवं अनुच्छेद 190(4) के अनुसार राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक संसद की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है। परंतु 60 दिन की उक्त अवधि की गणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावधित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए क्या रहता है दोस्तों, तो स्थगित रहता है। ये सब के सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है, एक एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार, तो याद रखना है दोस्तों 2 माह करने का मतलब दोस्तों 60 दिन की अवधि के लिए क्या रहता है दोस्तों, तो अनुपस्थित रहता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। सेमी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी सेम क्वेश्चन है, 60 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम एक सांसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठक में अनुपस्थित रहा हो। तो वह कौन सा है दोस्तों, तो राज्यसभा का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है दोस्तों, तो सर्वप्रथम दिसंबर 2000 में पंजाब से निर्दलीय राज्यसभा सांसद बरजिंदर सिंह हमदर्द को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी लगातार 60 बैठकों में क्या रहे थे दोस्तों, तो अनुपस्थित रहे थे। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, फैक्चुअल सवाल है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह, तो याद रखना है दोस्तों, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब उठाया जा सकता है, जब वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता हो या तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन देता हो दोस्तों, तब उसके विरुद्ध जो है दोस्तों विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है। राइट का आंसर क्या हो जाएगा, तो सी। तो संसदीय नियमों एवं प्रक्रिया के तहत किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है यदि वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है अथवा तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों, संसद यानी निर्भरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्भरता से छूट देता है। तो यह बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, उपर्युक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था। तो यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। तो लाभ का जो पद है दोस्तों वो भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। राइट का आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ही केवल सही है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। तो संसद अधिनियम 1959 के तहत अनेक पदों को लाभ के पद के आधार पर संसद की सदस्यता के लिए निर्भरताएं से छूट प्रदान की गई है। इस अधिनियम में अब तक कुल 5 बार, कब से कब दोस्तों, तो 1993 में, 1999 में, 2000 में, 2006 में, 2013 में संशोधित कर विभिन्न अन्य पदों को इस अधिनियम में शामिल करते हुए लाभ के पद के आधार पर निर्भरता के दायरे से बाहर किया गया। भारत के संविधान में लाभ का पद शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, याद रखेंगे। हालांकि इस शब्द का उल्लेख विभिन्न अनुच्छेदों में हुआ है। इस प्रकार प्रश्नगत कथनों में कथन केवल 1 और 2 ही सही है दोस्तों। नेक्स्ट है, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा। तो लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा दोस्तों, तो याद रखना है ए और बी दोनों कर सकता है। कौन, तो याद रखेंगे लाभ के पद का जो निर्णय है दोस्तों राष्ट्रपति या राज्यपाल एवं संघीय संसद दोनों कर सकते हैं दोस्तों लाभ के पद का निर्णय। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे दोस्तों।
तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है विश्लेषण यहाँ पर क्या दिया गया है। विश्लेषण 1 में दिया गया है दोस्तों कि कोई पद संसद अथवा विधानमंडल में सदस्यता की निर्भरता हेतु लाभ का पद अथवा नहीं, इसका निर्णय अनुच्छेद 102(1) क के अंतर्गत केंद्र में संसद तथा अनुच्छेद 191(1) क के अंतर्गत राज्यों में राज्य विधानमंडल करेंगे। विश्लेषण 2 में कहा गया है क्या दोस्तों कि कोई व्यक्ति जो संसद अथवा विधानमंडल की सदस्यता से लाभ के पद के आधार पर निर्हर घोषित किया गया है, वह अपने लाभ के पद के कारण यानी अयोग्य अथवा नहीं है, इसका निर्णय केंद्र के अनुच्छेद 103(1) एवं 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा तथा राज्यों में अनुच्छेद 192(1) एवं 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल करेगा। अतः विश्लेषण 1 के अनुसार सही विकल्प बी है और विश्लेषण 2 के अनुसार सही विकल्प कौन सा है दोस्तों, तो ए है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आर्टिकल है दोस्तों अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 जो है दोस्तों संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को क्या करता है दोस्तों, निर्धारित करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। तो चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता यह सामूहिक विशेषाधिकार है दोस्तों। दूसरा है संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, यह भी सही है दोस्तों, यह भी विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है। साक्षी के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता जो है दोस्तों, यह विशेषाधिकार के यानी सामूहिक विशेषाधिकार के अंतर्गत नहीं आता। अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार, तो यह भी बात आता है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी। हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, तो देख लेते हैं। तो संसदीय विशेषाधिकार संसद के दोनों सदनों, उसकी समितियों तथा सदस्यों को प्राप्त विशिष्ट अधिकार, उन्मुक्ति एवं छूट होते हैं। इन विशेषाधिकारों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है दोस्तों, तो वे जो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप में प्रयोग किए जाते हैं, और दूसरा वे जो व्यक्तिगत रूप से संसद सदस्यों द्वारा उपभोग्य होते हैं दोस्तों। फिर क्या है दोस्तों, तो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से प्रयोग किए जाने वाला विशेषाधिकार कौन से हैं दोस्तों, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। पहला है अपनी बहस और कार्यवाही के प्रकाशन को रोकने का विशेषाधिकार है दोस्तों, सामूहिक ये विशेषाधिकार के बारे में बताया जा रहा है। दूसरा है दोस्तों सदन से अपरिचितों को बाहर रखने का तथा विशिष्ट विषयों पर चर्चा है तो गुप्त बैठक करने का विशेषाधिकार। तीसरा है अपनी स्वयं की प्रक्रिया व आंतरिक विषयों व्यवसाय के संचालन तथा उन्हें विनियमित करने का विशेषाधिकार। चौथा है सदन के सदस्य और साथ ही साथ बाहरी व्यक्तियों की भी भर्त्सना, चेतावनी या निलंबन या निश्चित अवधि हेतु कारावास के सदन की अवमानना हेतु दंडित करने का विशेषाधिकार। ये सभी के सभी सामूहिक विशेषाधिकार है दोस्तों। पांचवा है किसी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, सजा, कारावास या रिहाई की तत्काल सूचना प्राप्त करने का विशेषाधिकार। छठा है संसदीय समितियों द्वारा जांच के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक व्यक्तियों, पत्रों एवं अभिलेखों को बुलाने मंगाने का विशेषाधिकार। और छठा है दोस्तों सातवां है संसद की कार्यवाही की जांच करने हेतु अदालतों पर रोक लगाने का विशेषाधिकार। सदन के परिसर में किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया किए जाने से पूर्व पीठासीन अधिकारी की अनुमति लिए जाने का विशेषाधिकार। विकल्प सी में दिया गया विशेषाधिकार संसद सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रयोग किया जाने वाला क्या है दोस्तों, तो विशेषाधिकार है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है, तो कौन सा है दोस्तों, तो अनुच्छेद 122। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल है दोस्तों, अनुच्छेद है, याद रखेंगे कि किस आर्टिकल के तहत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है न्यायालय को, तो वह है दोस्तों आर्टिकल 122 यानी 122। तो याद रखना है दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 122 में न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किए जाने का प्रावधान किया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है, तो याद रखना है दोस्तों राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को जो है दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे।
ISPD में पूछ चुका है, तो आगे भी विभिन्न स्टेट PCS में पूछ सकता है। तो राज्य विधानमंडल के निम्न सदन यानी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा एक नागरिक के अधिकार से और राज्यसभा अनुच्छेद 80 के खंड 4 में वर्णित दोनों के निर्वाचन में मतदान का क्या है दोस्तों, अधिकार है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसमें स्टार लगा हुआ है, क्यों? पहला कथन है कि राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती है। दूसरा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। तीसरा है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन तो कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, पर राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्य की मंत्रिपरिषद पर नियुक्ति का स्पष्ट शब्दों में निषेध है। तो इसमें स्टार लगा हुआ है दोस्तों, देखते हैं क्यों। तो तत्कालीन प्रावधान के अनुसार कतिपय अपवादों यथा असम के स्वायत्तशासित जिलों एवं लक्षद्वीप के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों और सिक्किम के अतिरिक्त लोकसभा का निर्वाचन कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, पर राज्यसभा का प्रत्याशी जो होता है दोस्तों सामान्यतः वहीं का होना चाहिए था जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। नोट वर्ष 2003 में लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में किए गए संशोधन के तहत अब कोई भी व्यक्ति जो है दोस्तों राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है यदि वह किसी भी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत क्या है दोस्तों, तो मतदाता हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो दोस्तों याद रखना है, केवल राज्यसभा में ही न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं, यह बात बिल्कुल सही है। लोकसभा में मनोनयन नहीं होता है दोस्तों, राज्यसभा में होता है। तीसरा दोस्तों, किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधानीय वर्जना नहीं है। तो यह भी बात क्या है दोस्तों, सही है। तो इसमें सही पूछा जा रहा है दोस्तों, तो कौन सा होगा? ए और सी दोनों सही है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है? तो संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्य होते हैं, याद रखेंगे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। राज्यसभा में 12 एवं लोकसभा में जो होते हैं दोस्तों 2 सदस्य मनोनीत होते हैं। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में किए गए संशोधन के तहत, मैंने उसी को सोचकर लोकसभा में इसमें बोला था दोस्तों कि अब आंग्ल भारतीय समुदाय को हटा दिया गया। तो लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों के प्रतिनिधित्व मनोनयन की जो व्यवस्था को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया। संविधान मनोनीत सदस्यों को मंत्री बनाने से मना नहीं करता। अनुच्छेद 75 के खंड 5 में उपबंधित है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अर्थात किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, परंतु उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्य बनना आवश्यक है, और यदि वह संसद सदस्य नहीं बन पाता है तो वह मंत्री नहीं रहेगा। साथ ही यह भी एक तथ्य है कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मत नहीं दे सकते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकते हैं। इस प्रकार वर्तमान में प्रसंगत कथन में से विकल्प ए और सी जो है दोस्तों दोनों सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। तो याद रखना है दोस्तों, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करे तो दोस्तों संसद जो है उस राज्य सूची के विषय पर क्या कर सकती है दोस्तों, कानून बना सकती है। कब? जब राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे तो। और यह किस आर्टिकल के तहत होता है दोस्तों, तो अनुच्छेद 249 के तहत। तो याद रखना है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 252 के तहत 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर उन राज्यों के लिए अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुपालन के क्रम में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कहाँ पर है दोस्तों, तो 252 के प्रवर्तन में होने की स्थिति में अनुच्छेद 353 के तहत तथा अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में अनुच्छेद 357 के तहत विधायी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा राज्य सूची के विषय में क्या किया जा सकता है दोस्तों, तो कानून बनाया जा सकता है। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों। अगर आपने एम लक्ष्मीकांत ये सब पढ़ा होगा डीपली, तो ये सब आपको मालूम चल
चल रहा होगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और इसमें जो फैक्चुअल दिए गए हैं वो क्या कहना चाह रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु सही है। संबंधित राज्यों की सहमति से जो है दोस्तों बना सकती है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में भी बना सकती है, सही बात है दोस्तों। और राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा का 2/3 बहुमत से इसे प्रस्तावित कर दिया, तो ये सभी के सभी जो कथन है दोस्तों बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सभी का सभी चारों जो है दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? तो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है दोस्तों, याद रखेंगे किस आर्टिकल के तहत जो है दोस्तों संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है? तो अनुच्छेद 253। तो यह राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर विधायन नहीं कर सकती जब भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश न दे। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है दोस्तों, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है, राज्यसभा प्रस्तावित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो ये कर सकता है दोस्तों। विधानसभा का अध्यक्ष यह प्रमाणित करे कि ऐसा विधायन आवश्यक है, यह भी बात गलत है। और राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, तो यह बात सही है दोस्तों। हमने देखा था क्या पूछ रहा है कि भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर विधायन नहीं कर सकती जब तक कब तक नहीं कर सकती दोस्तों? जब तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू ना हो या राज्यसभा प्रस्तावित करे कि ऐसा करना राष्ट्र हित में आवश्यक है, तब तक जो है दोस्तों राज्य सूची के विषय पर संसद कानून नहीं बना सकती है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है दोस्तों। तो याद रखना है, बिना किसी राज्य की सहमति के। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। किस आर्टिकल के तहत हमने देखा था दोस्तों? तो आर्टिकल 253। नेक्स्ट है, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकता है? तो भारत की संसद बना सकती है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में प्रावधान है। याद रखना है दोस्तों, अवशिष्ट विधायी शक्तियों को किस आर्टिकल के तहत भारतीय संविधान में जगह दी गई है? तो वो है दोस्तों आर्टिकल यानी अनुच्छेद 248 के तहत। इसके अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो संवर्ती सूची या राज्य सूची में उल्लेखित नहीं है विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है दोस्तों। नेक्स्ट है, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है, तो यह घटना कहलाती है दोस्तों बैठ जाना यानी यील्डिंग द फ्लोर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। मर्यादा क्या होता है दोस्तों? तो नाम से यह स्पष्ट है कि मर्यादा का अर्थ होता है विनम्र एवं स्वीकार्य व्यवहार बनाए रखना। पक्ष त्याग क्या होता है दोस्तों? तो याद रखेंगे, सदन के किसी सदस्य द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना पक्ष त्याग कहलाता है। अंतर प्रदन क्या कहलाता है? तो किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग हेतु संसदीय प्रक्रिया अंतर प्रदन कहलाती है। बैठ जाना क्या कहलाता है? तो अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कहता है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, संसद में शून्यकाल का समय है, तो शून्यकाल किसको कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखेंगे 11 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक के काल को शून्यकाल कहा जाता है। साथ ही साथ दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक के काल को जो है दोस्तों शून्यकाल कहा जाता है। दो बार ये सवाल आया हुआ। तो शून्यकाल यानी 0 आवर विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद का समय क्या कहलाता है? शून्यकाल कहलाता है। याद रखेंगे, जिसकी अवधि 1 घंटा हो सकती है, जिसे 0 आवर भी कहते हैं। यह सामान्यतः 12 से 1 बजे तक का होता है। पहले राज्यसभा में भी यह स्थिति थी, परंतु राज्यसभा में प्रश्नकाल की अवधि को वर्ष 2014 में परिवर्तित कर दोपहर 12 बजे से 1 बजे कर दिया गया और तदनुसार अब राज्यसभा में जो है दोस्तों सर्वप्रथम 11 बजे से क्या होता है? तो दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाते हैं, जिसके बाद सभापति की अनुमति के साथ तत्काल आवश्यक जनहित के मुद्दे यानी शून्यकाल के तहत उठाए जाते हैं और फिर विशेष उल्लेख 12 बजे तक लिए जाता है। इस प्रकार जब राज्यसभा में शून्यकाल का समय प्रश्नकाल से पूर्व यानी सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच हो गया है, जबकि लोकसभा में पूर्ववत प्रश्नकाल के बाद यानी 12 बजे से 1 बजे तक है दोस्तों। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है। शून्यकाल में किसी तत्काल
आवश्यक जनहित के मामले को उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन अध्यक्ष सभापति को क्या करते हैं, पूर्व सूचना देते हैं। किसी मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति या मामलों के क्रम का निर्णय अध्यक्ष सभापति पर निर्भर करता है। इस दौरान सदन का कोई सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित प्रश्न मंत्रियों से पूछ सकता है और उत्तर देने को कह सकता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट अगर पसंद आ रहा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। अगर कोई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है दोस्तों आपको समय समय पर मिलती रहे। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है दोस्तों। क्या क्वेश्चन है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है दोस्तों। तो शून्यकाल का अर्थ क्या है दोस्तों, तो प्रश्नकाल के पूर्व का काल नहीं। क्या कहा गया था शून्यकाल को, तो शून्यकाल को याद रखेंगे दोस्तों क्या कहा गया है, तो प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहा जाता है। लोकसभा में याद रखना है दोस्तों, प्रश्नकाल के बाद क्या कहलाता है, शून्यकाल कहलाता है, जो कि प्रश्नकाल के, और राज्यसभा में प्रश्नकाल के पूर्व का काल। इसलिए इस क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है दोस्तों, तो स्टार लगा हुआ है। अभी हम लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन भी देखा था। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है, तो याद रखना है दोस्तों, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है दोस्तों, शून्यकाल यानी 0 आवर। तो याद रखेंगे यह देन है दोस्तों भारत की। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, तो कितनी हो सकती है दोस्तों, तो 1 घंटा हो सकती है। नेक्स्ट है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है, तो याद रखना है दोस्तों, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है दोस्तों प्रश्न उत्तर सत्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में पूछ चुका है दोस्तों, तो याद रखेंगे, आगे भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है, तो याद रखना है दोस्तों द्वितीय वाचन स्तर पर होती है दोस्तों। तो लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस जो होती है दोस्तों द्वितीय वाचन में होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है देख लेते हैं। तो विधेयक को पूरा स्थापित करने का प्रक्रम उसका प्रथम वाचन होता है। द्वितीय वाचन में विधेयक पर विचार विमर्श होता है। सदन के सदस्य इसी स्तर पर आम बहस करते हैं। द्वितीय वाचन में ही सदन विधेयक को प्रवर समिति या दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंप सकता है। द्वितीय वाचन में ही विधेयक पर खंडशः विचार भी होता है। प्रभारी सदस्य का यह प्रस्ताव है कि विधेयक या यथा संशोधित विधेयक पारित किया जाए। विधेयक का तृतीय वाचन कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट यानी रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है, तो याद रखना है दोस्तों उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत से इसे पास होना आवश्यक है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो दोस्तों याद रखेंगे कि यदि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस आर्टिकल के तहत दोस्तों, तो आर्टिकल 108 के तहत मैंने बताया था आपको, में कोई विधेयक यानी संशोधन सहित दोनों सदनों की उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। ज्ञात हो कि अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधायन तक ही सीमित है। धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक हेतु यह लागू नहीं हो सकती है दोस्तों। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। नेक्स्ट है कि यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा, तो याद रखना दोस्तों संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108(5) में वर्णित है कि यदि राष्ट्रपति ने सदन की संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी और उसके पश्चात लोकसभा का विघटन हो जाता है तो भी संयुक्त बैठक हो सकेगी और विधेयक व्यवगत नहीं होगा तथा उसे पारित किया जा सकेगा। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, याद रखेंगे, कॉम्प्लिकेटेड है तो थोड़ा दिमाग लगाकर आंसर टिक आउट करना है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से याद रखना, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, तो याद रखना है दोस्तों लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। बुलाता कौन है दोस्तों, तो राष्ट्रपति बुलाता है, जबकि अध्यक्षता कौन करता है तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं दोस्तों, याद रखना है।
तो याद रखेंगे दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति के संदर्भ में अनुच्छेद 118(3) के तहत अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक में लोकसभा का उपाध्यक्ष पीठासीन होगा। यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति जो है दोस्तों अध्यक्ष करेगा। यदि वह भी अनुपस्थित है दोस्तों तो ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा तय किया जाए। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? तो स्पीकर करता है, यानी लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त बैठन अधिवेशन में सभापति होता है दोस्तों? तो कौन होता है? तो स्पीकर होता है दोस्तों। सेम ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं तो कौन करता है दोस्तों? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 108 के तहत। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है दोस्तों? तो याद रखना है वो कौन सा है दोस्तों? तो सेमी क्वेश्चन है, वो है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में संस्वीकृत है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ऐसा हिंदी लिखा गया संस्वीकृत। नेक्स्ट है, लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 ईस्वी में हुई थी, तो यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग यानी निरसन बिल को पारित करने के लिए हुई थी, तो यह भी बात बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी होगा। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। तो भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है दोस्तों 108 में वर्णित है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी साधारण विधि निर्माण विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। लोकसभा में राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक दहेज निरोध विधेयक 1959 पर 6 से 9 मई 1961 को आयोजित की गई। द्वितीय संयुक्त बैठक जो है दोस्तों बैंक सेवा आयोग बिल 1977 को पारित करने के लिए 17 मई 1978 को आयोजित हुई तथा तृतीय संयुक्त बैठक जो है दोस्तों 26 मार्च 2002 को आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002 के संदर्भ में आयोजित की गई। नेक्स्ट है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन जो होता है आयोजित होता है तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बिल्कुल गलत है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए यह भी गलत है। संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए यह भी गलत है दोस्तों। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदन क्या हो जाए दोस्तों, तो मतभेद हो जाए। तो अगर दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर मतभेद हो जाता है दोस्तों, तो उस समय जो होता है दोस्तों राष्ट्रपति जो होते हैं वो आर्टिकल 108 का प्रयोग करके संयुक्त बैठक बुलाते हैं दोस्तों, और उसकी अध्यक्षता किनके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ज्वाइंट कमीशन इंग्लिश में से बोलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी, तो किस में हुई थी दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, तो दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में हुई थी दोस्तों संयुक्त बैठक 1961 में। डेट भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किस स्थिति या किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? याद रखेंगे, साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में ही जो है दोस्तों संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में नहीं बुलाई जाती है। संविधान संशोधन विधेयक के विषय में भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? सिंपल सा सवाल है, समान विधेयक पर। समान विधेयक पर अगर गतिरोध हो जाए दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा के बीच, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया भारतीय संविधान में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो साधारण विधेयक पर दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट दोस्तों, कोई कानूनी विधेयक संसद के किसी पटल पर रखा जा सकता है? तो याद रखना दोस्तों, कोई जो कानूनी विधेयक है संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? किस पटल पर रखा जा सकता है दोस्तों? तो दोनों में से संसद के किसी भी पटल पर रखा जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो कोई कानूनी विधेयक संसद के
दोनों सदनों में से एक के पटल पर रखा जा सकता है, जबकि धन विधेयक जो है दोस्तों अनुच्छेद 110 के खंड 1 उपखंड क से उपखंड च में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाले वित्त विधेयक या संशोधन केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है दोस्तों, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17वां पर लैप्स हो जाता है। तो ये ऐसा नहीं है दोस्तों कि लोकसभा में अगर कोई विधेयक लंबित है तो वो 17वां होने पर वह लैप्स हो जाएगा। दूसरा, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यवगत नहीं होगा दोस्तों। तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। तो याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 107(3) के अंतर्गत संसद में लंबित विधेयक सदनों के 17वां के कारण व्यवगत नहीं होगा, याद रखना है। अतः कथन एक असत्य है। अनुच्छेद 107(5) के अनुसार लोकसभा में लंबित विधेयक अथवा लोकसभा द्वारा पारित एवं राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यवगत हो जाएगा, जबकि अनुच्छेद 107(4) के अंतर्गत राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यवगत नहीं होगा। सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। पहली बात दोस्तों, ये सब फैक्ट्स याद रखना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, अर्थात कथन 2 सत्य है दोस्तों। नेक्स्ट, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है। किस आर्टिकल के तहत कहा गया दोस्तों? सिंपल आर्टिकल है, आर्टिकल 265। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो दोस्तों याद रखेंगे हम लोग कि संविधान के अनुच्छेद 265 में यह कहा गया है कि कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियों एवं लोक लेखा अनुच्छेद 300 संघ एवं राज्यों के नाम से वाद और कार्यवाही तथा अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से क्या है दोस्तों? तो संबंधित है। नेक्स्ट, भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो याद रखना है किसका इस पर नियंत्रण होता है? तो भारत की संचित निधि पर नियंत्रण होता है दोस्तों भारत की संसद का, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो भारत की संसद का होता है। राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित निधि भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व उस सरकार द्वारा राज्य हुंडियां निर्गमित करके उधार द्वारा या अग्रिम अर्थोपाय द्वारा लिए गए सभी उधार और उधारों से प्रति संदाय में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों से मिलकर बनती हैं। यह संसद के क्या है दोस्तों? जैसा कि मैंने आपको बोला था कि नियंत्रणाधीन होती है। संचित निधि से कोई भी धनराशि तब तक निर्गमित नहीं की जा सकती जब तक संसद की अनुमति प्राप्त न कर ली जाए। इसलिए बजट प्रावधानों के अनुरूप कार्यपालिका को संचित निधि से धन निकालने का अधिकार तभी प्राप्त होगा जब संसद जो है दोस्तों अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग अधिनियम के आधार से इस हेतु अनुमति प्रदान कर दे। याद रखना है दोस्तों, ये आर्टिकल भी महत्वपूर्ण है, 114। नेक्स्ट दोस्तों, करों और सरकारी कामकाजों के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। तो यह कहां पर जमा होता है दोस्तों? तो भारत की संचित निधि में जमा होता है। इस पर कंट्रोल किसका होता है दोस्तों? तो संसद का होता है, याद रखेंगे। और यह किस आर्टिकल में? याद रखेंगे 266। नेक्स्ट, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है दोस्तों? तो भारत की संसद का अनुमोदन इस पर अनिवार्य है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? याद रखेंगे, भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और जो पेंशन होते हैं दोस्तों वह भारित नहीं होता भारत की संचित निधि पर। वे ऋण जो भारत सरकार को चुकाने होते हैं इस पे भारित होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जाने वाली वेतन जो होता है दोस्तों वो भी भारत की संचित निधि से दिया जाता है। राज्यसभा के जो उपाध्यक्ष के जो भत्ते होते हैं दोस्तों वो भी भारत की संचित निधि से ही दिया जाता है, जबकि भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों का वेतन और पेंशन इस पर भारित नहीं होता है दोस्तों। अब ये इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है दोस्तों, याद रखेंगे। सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट आएंगे।
तो संविधान के अनुच्छेद 112(3) के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्यय इस प्रकार है: राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय। दूसरा है दोस्तों, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते। ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, जिनके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप निधि भार और मोचन भार तथा उधार लेने और ऋण सेवा तथा ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय। डी है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में संदेह वेतन भत्ते और पेंशन। फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में संदेह पेंशन। उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में दी जाने वाली पेंशन जो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता है, या जो भारत डोमिनियन के राज्यपाल वाले प्रांत के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी भी समय अधिकारिता का प्रयोग करता था। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को या उनके संबंध में संदेह वेतन भत्ते और पेंशन। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी न्यायालय या मध्यमस्थ अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचाट की तुष्टिकरण हेतु अपेक्षित राशियां। कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा संसद या संसद की विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया जाता है, यथा अनुच्छेद 322 के तहत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को संदेह वेतन भत्ते और पेंशन। दोस्तों तो ये सभी के सभी जो है दोस्तों भारत की संचित निधि पर जो है इनका भारत की संचित निधि पर भारित है दोस्तों, इनका वेतन भत्ता और पेंशन। नोट, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन एवं भत्ते प्राप्त करते हैं। याद रखना है दोस्तों, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं दोस्तों, उनको जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं वह राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का जो वेतन तथा भत्ता होता है वह जो होता है दोस्तों राज्यसभा के सभापति के रूप में उनको मिलता है, और इसका जो होता है दोस्तों संसद की संचित निधि पर इनका भारित नहीं होता है, राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है दोस्तों? तो कौन सा है दोस्तों? भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और जो भत्ते होते हैं दोस्तों वो भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता यानी कंटिजेंसी फंड से संबंधित है दोस्तों? तो याद रखेंगे आर्टिकल 267 जो है दोस्तों कंटिजेंसी फंड से रिलेटेड है दोस्तों, और अनुच्छेद 266 किससे संबंधित है दोस्तों? तो अभी मैंने बताया था संचित निधि से। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 एक आकस्मिकता निधि की स्थापना का प्रावधान करता है। यह राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन होता है। बीबीआई है दोस्तों, जो संचित निधि होता है वो संसद के नियंत्रण में होता है, और जो आकस्मिकता निधि होता है दोस्तों वो राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है। याद रखेंगे, इसका गठन किसी अत्यावश्यक आकस्मिक प्रकृति के व्यय हेतु किया गया है। ऐसे आकस्मिक व्यय का अनुच्छेद 115 या अनुच्छेद 116 के अधीन अनुदान के रूप में संसदीय विधि द्वारा प्राधिकृत किए जाने के लंबित रहने तक इस निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन हेतु एक निधि राष्ट्रपति के व्ययाधीन होती है दोस्तों। नेक्स्ट है, संघ की सरकारी यानी यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है क्या है दोस्तों? तो राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाला केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। गलत है, राजस्व विभाग नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत की संसद के प्राधिकरण यानी ऑथराइजेशन के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता। यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों, हम लोगों ने देखा था। लोक लेखा से किए जाने वाले सभी क्या है दोस्तों? तो संवितरणों के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। तो इसमें कौन सा सही है दोस्तों? तो केवल सी ही सही है, राइट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि बजट तैयार करने की प्रमुख जिम्मेदारी किसकी है दोस्तों? तो वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग की होती है। याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, न कि राजस्व विभाग की। वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग विगत वर्षों में राजस्व संबंधी आंकड़े के संदर्भ में आने
वाले वर्ष के लिए राजस्व का अनुमान तैयार करता है दोस्तों। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 एक में संचित निधि का प्रावधान है। भारतीय संसद की अनुमति के बिना संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकता। अनुच्छेद 266(2) में लोक लेखा का प्रावधान किया गया है, याद रखना है दोस्तों। इसमें संचित निधि में जमा के अतिरिक्त अन्य लोक धनराशियां जमा की जाती है, जिसमें लोक भविष्य निधि, न्यायिक जमा आदि धन शामिल किए जाते हैं। लोक लेखा से धनराशि निकालने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे। इस निधि का नियंत्रण किसके पास होता है? तो कार्यपालिका के पास होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन है दोस्तों? तो आर्थिक कार्य विभाग जो है दोस्तों एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी होगा। तो दोस्तों याद रखेंगे कि संघीय वित्त मंत्रालय का आर्थिक विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए क्या है दोस्तों? तो उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है दोस्तों? तो याद रखेंगे संसदीय स्वीकृति से पूर्व जो है दोस्तों राष्ट्रपति आकस्मिकता निधि को क्या कर सकता है दोस्तों? तो व्यय कर सकता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया? तो याद रखेंगे दोस्तों धन विधेयक से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो 110। अब यहाँ सभी के सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल है दोस्तों। 109 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में क्या बताया गया दोस्तों? प्रक्रिया बताया गया। धन विधेयक को इसमें परिभाषित किया गया 110 में। और 111 में क्या किया गया दोस्तों? तो विधेयकों पर अनुमति का प्रावधान इसमें किया गया है। नेक्स्ट है, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित है? तो 112 याद रखना है। और इसमें क्या बताया गया है दोस्तों? तो इसमें प्रक्रिया बताया गया है। और 111 में क्या बताया गया है दोस्तों? तो विधेयकों पर अनुमति। और 112 क्या है? तो आप लोग बता सकते हैं 112 क्या है दोस्तों? तो वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 112 में क्या बताया गया? वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में। नेक्स्ट है, एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि इसमें संबंधित प्रावधान शामिल हैं। तो कौन सा प्रावधान शामिल है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। यानी इसमें क्या हो जाएगा? तो भारत सरकार के उधार लेने का नियमन, दूसरा भारत के समेकित निधि का निगरानी, और किसी राज्य के खाते की लेखा परीक्षा। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस क्वेश्चन, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है दोस्तों? तो देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 110 के अनुसार उस विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा जिसमें निम्न में से कोई भी अथवा सभी उपबंध सम्मिलित होगा: किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन, अथवा भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना। नेक्स्ट है, भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग। नेक्स्ट है, किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना, या भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखा से धन प्राप्त करना, अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन, अथवा संघ या राज्य के लेखाओं की संपरीक्षा। 6 उपखंड क से उपखंड च में विनिर्दिष्ट किसी विषय का अनुषंगिक कोई विषय। नोट यहाँ पर क्या दिया गया दोस्तों? तो प्रश्न में हिंदी अनुवाद में प्रश्न में जो है दोस्तों हिंदी अनुवाद में एक मिनट दोस्तों, प्रश्न में जो है दोस्तों हिंदी अनुवाद में वित्त विधेयक दिया गया है, जबकि अंग्रेजी में क्या दिया गया दोस्तों? तो मनी बिल दिया गया, जिसका अर्थ है धन विधेयक होता है। अंग्रेजी वर्जन के आधार पर ही इस प्रश्न की व्याख्या की गई है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? तो याद रखेंगे दोस्तों, टैक्स लगाना, बीपीएससी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया। टैक्स लगाना, समाप्त करना और उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन, धन की उधारी का विनियमन, भारत की संचित निधि के धन को विनियोग करना, भारत की संचित निधि से खर्च का विवरण देना। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ई। ये पूरा चार्ट आप देख लीजिए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है।
मतलब इसी से रिलेटेड नहीं कर सकते हैं। मतलब घटना चक्र अगर आप देख लेते हैं तो अधिकतर जो सवाल बीपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं वो रिपीटेड सवाल ही पूछे जाते हैं दोस्तों। मेरे कहने का सेंस ये था। तो संविधान के अनुच्छेद 110 के उपबंध में के तहत टैक्स लगाना समाप्त करना और वह उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन धन की उधारी का विनियमन करना, भारत की संचित निधि से के धन को विनियोग करना तथा किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, इन सभी को धन विधेयक की परिभाषा में शामिल किया गया। अतः कथन जो है दोस्तों ये सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो कौन सा नहीं शामिल किया गया दोस्तों, आगे पढ़ना पड़ेगा। तो याद रखना है दोस्तों, धन विधेयक में किसको शामिल नहीं किया गया है? तो जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध को धन विधेयक में के विषय में मतलब शामिल नहीं किया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा के तहत कर से संबंधित उपबंध, उधार लेने से संबंधित उपबंध तथा संचित निधि व आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध को शामिल है, परंतु जुर्माने व अर्थदंड से संबंधित उपबंध इसमें सम्मिलित नहीं है। वस्तुतः अनुच्छेद 110 के खंड 2 के अनुसार कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्माने या अन्य अर्थदंड के अधिरोपण का उपबंध करता है। दोस्तों सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, याद रखेंगे दोस्तों। अभी लंबा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, क्या निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? प्रत्येक धन विधेयक एक विधेयक होता है, गलत है। प्रत्येक धन विधेयक विधेयक नहीं होता है। प्रत्येक विधेयक एक धन विधेयक नहीं है, यह भी गलत है, उल्टा कर दिया है। प्रत्येक विधेयक एक धन विधेयक होता है दोस्तों, याद रखेंगे। विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। नेक्स्ट है विधेयक पर यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों कौन सा सही नहीं है? तो प्रत्येक जो धन विधेयक होता है दोस्तों वह विधेयक होता है, यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा कि प्रत्येक विधेयक एक धन विधेयक नहीं हो सकता, तो यह भी सही है दोस्तों कि प्रत्येक धन विधेयक विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक विधेयक जो होता है वो धन विधेयक नहीं, विधेयक जो होता है दोस्तों वो धन विधेयक नहीं होता है, सही है। नेक्स्ट है प्रत्येक विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। विधेयक जो होता है दोस्तों लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। धन विधेयक पर भी राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं। पांचवा दोस्तों, राज्यसभा विधेयक को 14 दिन तक रोक सकता है। और छठा क्या है दोस्तों? तो राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकता है। फिर है दोस्तों क्या आपका दिया गया है, हाँ, तो राज्यसभा जो है दोस्तों विधेयक को 14 दिन तक रोक कर रख सकता है, तो यह बात बिल्कुल गलत है। और राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकता, तो यह भी बात गलत है दोस्तों, कर सकता है वो। राज्यसभा विधेयक को संशोधित कर सकती है, तो यह सही है दोस्तों। गतिरोध की स्थिति में विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, यह भी बात सही है दोस्तों। राज्यसभा विधेयक को नहीं दोस्तों, धन विधेयक यहाँ पर होता। धन विधेयक को 14 दिन तक क्या कर सकता है दोस्तों, राज्यसभा रोक सकता है, याद रखेंगे। तो आपसे गलत पूछा जा रहा था, तो 5 और जो 6 दिया गया है दोस्तों वह इसमें गलत है। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों धन विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110(1) में किया गया। प्रत्येक धन विधेयक विधेयक होता है, किंतु प्रत्येक विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निश्चय संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। और इसका विनिश्चय अंतिम होता है। अनुच्छेद 110 के खंड 1 उपखंड क से उपखंड च में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाले विधेयक या धन विधेयक दोनों को लोकसभा में ही पेश किया जाता है, जिसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। धन विधेयक पर राज्यसभा को मात्र 14 दिन का समय दिया जाता है, परंतु विधेयक जो धन विधेयक नहीं है को राज्यसभा अनिश्चित काल के लिए क्या कर सकती है दोस्तों, रोक सकती है। राज्यसभा इसमें संशोधन कर सकती है, याद रखेंगे दोस्तों, तथा असहमति की अवस्था में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, परंतु साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है दोस्तों, लौटा सकता है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यह जो था दोस्तों सवाल था, और इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको याद रखना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण यह एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया है। लक्ष्मीकांत को अगर आप पढ़ते हो, लक्ष्मीकांत को पढ़ने के बाद घटना चक्र के क्वेश्चन को जरूर आप लगाए करें दोस्तों, काफी ज्यादा आपको इससे फायदा होगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है। तो याद रखना है दोस्तों, धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। बिल्कुल गलत है दोस्तों, धन विधेयक जो होता है दोस्तों केवल लोकसभा में ही रखा जाता है, यानी प्रस्तावित किया जा सकता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। नेक्स्ट है यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है दोस्तों। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है दोस्तों? तो लोकसभा अध्यक्ष। तो कोई धन विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय संविधान के अनुच्छेद 110 के 3 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और उसका विनिश्चय अंतिम होता है। अनुच्छेद 110 4 के अनुसार जब धन विधेयक राज्यसभा को पारित किया जाता है और जब उसे अनुमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तब उसे लोकसभा का अध्यक्ष धन विधेयक के रूप में हस्ताक्षर सहित पृष्ठांकन कर प्रमाणित करता है दोस्तों। नेक्स्ट है धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है दोस्तों? तो स्पीकर करता है। नेक्स्ट है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है दोस्तों? सेमी क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों। नेक्स्ट है वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों, यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह कथन जो है दोस्तों सही नहीं है। कौन सा कथन सही बोल रहा था दोस्तों? वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में कौन सा कथन सही है? तो यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है दोस्तों। धन विधेयक वित्त विधेयक जो है दोस्तों लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, यह बात आपको ध्यान में रखना है। वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, गलत है। यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं। धन विधेयक और जो वित्त विधेयक होता है दोस्तों केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो ये तो ऑटोमेटिक गलत हो गया। तो आयोग के प्रश्न पत्र में हिंदी संस्करण में वित्त विधेयक लिखा गया, जबकि अंग्रेजी संस्करण में मनी बिल लिखा गया है। अतः इस प्रश्न का आयोग का आशय धन विधेयक से है, न कि वित्त विधेयक से है। संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया को अपनाया गया। अनुच्छेद 109 में कहा गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा, अतः धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 110 के खंड 1 के उपखंड क से उपखंड 4 में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला वित्त विधेयक भी लोकसभा में ही पेश किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा धन विधेयक सदन में पेश किया जाता है, किस सदन में दोस्तों? तो लोकसभा में धन विधेयक को पेश किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? याद रखना है दोस्तों कि धन विधेयक लोकसभा में पूरा स्थापित किया जाता है, यह बात बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता, धन विधेयक लोकसभा में ही पूरा स्थापित यानी प्रस्तुत किया जा सकता है दोस्तों। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिश के लिए पारित यानी भेज दिया जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है दोस्तों? तो 14 दिनों तक। अनुच्छेद 109(5) के अनुसार यदि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन की अवधि में नहीं लौटाती है तो उसे राज्यसभा द्वारा क्या समझा जाएगा दोस्तों? पारित मान लिया जाएगा, जिसमें वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट है धन विधेयक पेश किया जा सकता है, तो केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है दोस्तों धन विधेयक। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, गलत है दोस्तों। कहां पर होती है? लोकसभा में होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, सही है। धन विधेयक जो है दोस्तों राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, गलत है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है धन विधेयक कहां पूरा स्थापित किया जा सकता है? तो लोकसभा में प्रस्तुत। पूरा स्थापित का अर्थ होता है दोस्तों प्रस्तुत, तो प्रस्तुत कहां पर किया जा सकता है? तो लोकसभा में। धन विधेयक हो या वित्त विधेयक हो, दोनों लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो 14 दिन तक अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है दोस्तों राज्यसभा के द्वारा, तो उसे पारित मान लिया जाता है लोकसभा के द्वारा। नेक्स्ट है अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा उसे अधिक से अधिक रोक सकती है, तो 14 दिन तक रोक सकती है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम इतने समय
कितने समय तक रोक सकती है दोस्तों? तो याद रखेंगे 14 दिन तक। सेमी क्वेश्चन था, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? तो 14 दिन के अंदर। ये भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्न क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? तो कौन सा है दोस्तों? यह पारित समझा जाएगा कि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका डी होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 109 के प्रावधान के तहत धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा को अधिक विशिष्ट अधिकार प्राप्त है एवं राज्यसभा के अधिकार सीमित है। अतः यदि राज्यसभा ने लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक में कोई संशोधन किया है तो लोकसभा इसे स्वीकार या अस्वीकार करते हुए पारित कर सकती है। नेक्स्ट है, कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय इसमें सम्मिलित नहीं है उसे क्या होना चाहिए दोस्तों? तो संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बी हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि यदि कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। इसे साधारण विधेयक की तरह प्रयोग किया जाता है तथा इसके लिए भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो साधारण विधेयक के लिए अपनाई जाती है। तथापि अनुच्छेद 117(3) के अनुसार भारत की संचित निधि से व्यय करने संबंधी उपबंध वाला विधेयक संसद के किसी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए उस सदन से राष्ट्रपति ने सिफारिश नहीं की है दोस्तों। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों, बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया। तो बजट की जगह किस शब्द का प्रयोग किया गया दोस्तों? तो वार्षिक वित्तीय विवरण। याद रखेंगे किस आर्टिकल के तहत? तो 112 के तहत। नेक्स्ट है, बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों, संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है, यह बात जो है दोस्तों सही नहीं है। जबकि बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता, यह बात जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। संसद को राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, यह भी बात बिल्कुल सही है। संसद को राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना किसी भी कर में वृद्धि करने की जो है दोस्तों शक्ति प्राप्त नहीं है, यह भी बात बिल्कुल सही है। जबकि बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित कौन सा बात सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? तो बी। तो समेकित निधि यानी संचित निधि पर भारित व्यय अनुच्छेद 113(1) के अनुसार दोस्तों संसद में मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं, केवल उन पर चर्चा की जा सकती है। अतः प्रभारित व्ययों में कोई परिवर्तन करने का अधिकार संसद को नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोकवित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने में काम करती है? तो याद रखना है दोस्तों कौन सी विधियां? तो 1, 2, 3, 5 याद रखेंगे दोस्तों। कौन सा है? तो संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना नियंत्रण का संसदीय नियंत्रण में काम करती है दोस्तों। विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना, यह भी है दोस्तों। अनुपूरक अनुदान तथा लेखा अनुदान का प्रावधान, यह भी सही है। संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमान तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यवर्षीय पुनरावलोकन, तो यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। यह संसदीय नियंत्रण यानी संसदीय पार्लियामेंट्री कंट्रोल का यह रूल नहीं है, मतलब संसदीय नियंत्रण के लिए काम नहीं आता है दोस्तों। 5वां दोस्तों, संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना, तो यह जो है दोस्तों संसदीय नियंत्रण का एक टूल है। तो निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो 1, 2, 3, 4 राइट आंसर हो जाएगा ए। तो भारत के लोक वित्त पर संसद के नियंत्रण के लिए संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। भारत की संचित निधि से मुद्रा निकालने के लिए विनियोजन विधेयक पारित करना पड़ता है। अनुपूरक अनुदानों और लेखा अनुदानों तथा संसद में
वित्त विधेयक प्रस्तुत करके भी लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया जाता है। संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यवर्तीय पुनरावलोकन किए जाने का प्रावधान विश्व के कई देशों यथा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि में है, परंतु भारत में नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि याद रखें, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो क्या होगा? तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर सकता है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी होगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों याद रखना है आपको कि वार्षिक संघीय बजट के लोकसभा द्वारा पारित न होने का तात्पर्य लोकसभा में सरकार के अल्पमत में आ जाने से है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत कर सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। तो यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। तो यह भी बात बिल्कुल गलत है दोस्तों, ना तो एक ना तो दो। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों याद रखेंगे कि गैर सरकारी विधेयक उसे कहते हैं जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा सदन के पटल पर पूरा स्थापित किए जाते हैं जो मंत्री नहीं होते हैं, जबकि सरकारी विधेयक उसे कहते हैं जो किसी मंत्री द्वारा सदन के पटल पर पूरा स्थापित किए जाते हैं। गैर सरकारी विधेयक भी सदन में एक प्रक्रिया के तहत पेश किए जाते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी एक समिति का गठन किया जाता है। इस समिति का गठन लोकसभा में किया जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं तथा लोकसभा के उपाध्यक्ष इस समिति के क्या होते हैं दोस्तों? अध्यक्ष होते हैं। स्वतंत्रता के बाद से अब तक 14 गैर सरकारी विधेयक दोनों सदनों में पारित हो चुके हैं दोस्तों। अतः दिए गए उपयुक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व सभी लोग जानते होंगे बजट के पहले क्या आता है दोस्तों? तो आर्थिक सर्वेक्षण आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो चालू वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें चालू वर्ष में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति एवं गतिविधियों के साथ राजकोषीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। तो याद रखना है दोस्तों, क्या अनुमति प्रदान करता है? याद रखेंगे, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए क्या करता है दोस्तों? लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। मोस्ट वीवीआई सवाल है, याद रखेंगे दोस्तों, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत विनियोग विधेयक या बजट के समय सीमा के अंदर पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखा अनुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त होती है। मोस्ट वीवीआई सवाल है दोस्तों, मैं बार बार कर रहा हूं, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट, लेखा अनुदान बना है। तो लेखा अनुदान बना है दोस्तों, तो बजट पारित होना लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु बना है दोस्तों लेखा अनुदान। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? तो सी। नेक्स्ट है, संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक क्यों है? तो जब समान बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है तब हम लोग जो है दोस्तों लेखा अनुदान की मांग की जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, लेखा अनुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है? तो याद रखेंगे दोस्तों, क्या अंतर है? तो अस्थायी सरकार लेखा अनुदान के प्रावधान का प्रयोग करती है जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। यह बात बिल्कुल गलत है। ये अंतर नहीं है दोस्तों लेखा अनुदान और अंतरिम बजट के बीच। लेखा अनुदान सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध है जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवंटित दोनों सम्मिलित है। तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 सही है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि बजट प्रक्रिया संपन्न होने अर्थात बजट पर संसद में चर्चा एवं मतदान होने से पूर्व
नए वित्त वर्ष का प्रारंभ हो जाने की स्थिति में वित्तीय संसाधनों के लिए संचित निधि से धन निकालने हेतु लेखा अनुदान यानी वोट ऑन अकाउंट संसद में पारित कराया जाता है। यह सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है। याद रखेंगे दोस्तों, लेखा अनुदान अस्थायी एवं कार्यवाहक दोनों सरकारें प्रस्तुत कर सकती है। अंतरिम बजट में व्यय तथा आवृत्ति दोनों सम्मिलित होते हैं तथा यह चुनाव से पूर्व की कार्यवाहक सरकार तथा चुनाव के बाद की नियमित सरकार दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। फरवरी 2009 में तत्कालीन कार्यवाहक वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2009-10 के लिए अंतरिम बजट क्या किया था दोस्तों, प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो अनुदान का अनुरोध करके जो है दोस्तों भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है दोस्तों व्यय का अनुमान। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों अनुच्छेद 113(2) के अनुसार संचित निधि पर भारित व्ययों के अतिरिक्त अन्य व्ययों के अनुमान यानी प्राक्कलन लोकसभा के समक्ष अनुदानों की मांग के रूप में रखे जाएंगे और लोकसभा को शक्ति होगी कि वह किसी मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से मना कर दे। याद रखेंगे दोस्तों, अथवा किसी मांग को उसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके अनुमति दे दोस्तों। नेक्स्ट है, सामान्य वित्तीय विधान में चरण शामिल है। तो कितने चरण शामिल है दोस्तों? याद रखेंगे, बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, उसके बाद बजट पर चर्चा होती है, उसके बाद जो है दोस्तों विनियोग विधेयक को पारित करना होता है और वित्त विधेयक को पारित करना होता है। लेखा अनुदान इसमें शामिल नहीं होता है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना तथा वित्त विधेयक को पारित करना सामान्य वित्तीय विधान के चरण है, जबकि लेखा अनुदान, प्रत्यय अनुदान एवं अपवादा अनुदान अनुच्छेद 116 इसमें शामिल नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है, संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो किसकी स्वीकृति आवश्यक है दोस्तों? तो सभी की स्वीकृति आवश्यक है। यानी करने का सेंस क्या है? तो एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्यों का हित निहित है, इसमें भी आवश्यक है। राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने से संबंधित विधेयक पर भी आवश्यक है। और धन विधेयक पर तो हम लोगों ने लिया था दोस्तों, इस पर भी जो है दोस्तों राष्ट्रपति की पूर्व सहमति क्या है? आवश्यक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो कौन सा है दोस्तों? तो कटौती प्रस्ताव का जो संबंध है दोस्तों वह संघीय बजट से है। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो अब यहाँ प्रस्ताव इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। निंदा प्रस्ताव क्या होता है? तो सरकार की दोषपूर्ण नीतियों की आलोचना के लिए लाया जाता है निंदा प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है? तो किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षित करने और उससे पद एवं सत्ता के अनुरूप औपचारिक कथन की प्राप्ति के लिए किया जाता है। कटौती प्रस्ताव, बजट पेश होने पर अनुदान मांगों पर बहस के दौरान संसद सदस्यों को धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं है, वे मात्र कमी कर सकते हैं और ऐसा वे कटौती प्रस्ताव के द्वारा करते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा दोस्तों? तो नीति निर्मोदन कटौती, सांकेतिक कटौती और मितव्ययिता कटौती। स्थगन क्या होता है दोस्तों? स्थगन याद रखेंगे, किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर सदन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने हेतु स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। फिर है दोस्तों सेमी क्वेश्चन, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। देखिए दोस्तों 66 बीपीएससी में पूछा गया रिपीटेड सवाल, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। तो बजट की अनुदान मांगों में संशोधन हेतु लोकसभा या राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव यानी कट मोशन कहलाता है। इसके तहत सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों को अनुचित बताते हुए उसमें कमी का प्रस्ताव लाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राइट आंसर क्या दिया गया? डी। यानी जो लेखा अनुदान होता है बजट मांगों को पूर्व रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना। तो यह बात जो है दोस्तों गलत है, गलत ही पूछा जा रहा था। तो दोस्तों याद रखना है आपको कि जो बजट प्रस्तुतिकरण एवं बजट मांगों के सदन में पारित होने के मध्य के समय में प्रशासनिक व्यय को पूरा करने हेतु लेखा अनुदान की मांग की जाती है। अन्य शब्दों में यह बजट पारित होने से पहले के प्रशासनिक व्यय हेतु आवश्यकता की पूर्ति हेतु एक अग्रिम मांग है दोस्तों। प्रसंगत शेष विकल्प सुमेलित है दोस्तों।
नेक्स्ट है ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? तो याद रखना है दोस्तों, ध्यानाकर्षण ने जो है दोस्तों स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को क्या किया है दोस्तों? तो सीमित किया है। तो ध्यानाकर्षण की संकल्पना भारत की देन है। यह आधुनिक संसदीय प्रक्रिया की एक नवीन संकल्पना है और इसमें प्रश्न तथा अनुपूरक प्रश्न पूछे जाता है। इसमें सदस्यों को अविलंबनीय लोक महत्व के विषय, सरकार की विफलता तथा उसके द्वारा की गई अपर्याप्त कार्यवाही को सामने लाने का अवसर मिलता है। यह स्थगन प्रस्ताव के सदृश है, परंतु इसे निंदा का पक्ष नहीं होता। नेक्स्ट है भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? तो याद रखेंगे दोस्तों, स्थगन प्रस्ताव के द्वारा, प्रश्नकाल के द्वारा और अनुपूरक प्रश्न, ये सभी के सभी जो है दोस्तों ये सभी के सभी जो है दोस्तों मंत्रिपरिषद को कंट्रोल करने के लिए लाया जाता है संसद के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो भारत की संसद स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल तथा अनुपूरक प्रश्न के द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों पर नियंत्रण रखती है, जिसे इस प्रकार समझा जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य यह होता है कि वर्तमान अर्थात तात्कालिक संसदीय प्रक्रियाओं को रोककर अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा की जाए। दूसरा प्रश्नकाल, लोकसभा की बैठक का पहला घंटा और राज्यसभा में दूसरा घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और इनके उत्तर दिए जाते हैं। अनुपूरक प्रश्न, संसद के प्रत्येक सदन में प्रश्न सामान्यतः मंत्रियों से पूछे जाते हैं और वे प्रश्न 3 श्रेणियों में होते हैं: तारांकित, आतरांकित और अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित प्रश्न का उत्तर सदन में मौखिक रूप से देना होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, तथा उत्तर के संतोषजनक न होने पर मुख्य प्रश्न से संबंधित अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो देख लीजिए दोस्तों कितना लंबा टॉपिक है और कितने ज्यादा सवाल इस टॉपिक से आए हुए हैं। नेक्स्ट है तारांकित प्रश्नों के विषय में सही क्या है? तो दिया गया दोस्तों 1 और 3 केवल सही है, यानी उत्तर मौखिक रूप में देना है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसके अंतर्गत, जबकि उत्तर लिखित में दिए जा सकते हैं, गलत हो गया। पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, पूछा जा सकता है दोस्तों। उत्तर पर बहस की जा सकती है, नहीं। उत्तर पर स्पीकर का नियंत्रण रहता है, गलत। राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 बी। नेक्स्ट है भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? तो स्थगन प्रस्ताव क्यों लाया जाता है दोस्तों? तो सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर दोस्तों कथन और कारण से रिलेटेड, तो राज्य लोक सेवा आयोग के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती, यानी डिस्कशन पसंद नहीं करती। कारण है इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो ए और 2, यानी कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या कर रहा है। नियम क्या है? तो कथन और कारण दोनों ही सही है, और कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या कर रहा है। नियम 184 के तहत जनहित के किसी मुद्दे पर लाए गए प्रस्ताव पर लोकसभा में बहस के बाद मतदान होता है, और यदि सरकार के पक्ष में कम मत पड़े तो सरकार के निगरानी का खतरा, सरकार के गिरने का खतरा रहता है दोस्तों। नेक्स्ट है लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? स्टार लगा हुआ है। तो वर्ष 2005 में नियम 377 के अंतर्गत लोकसभा में सदस्यों द्वारा उठाए जाने वाले मामलों की संख्या प्रतिदिन 15 से बढ़ाकर 20 कर दी गई थी, किंतु पुनः 2015 में इसे और बढ़ाकर 30 कर दिया गया दोस्तों, जो कि ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट है संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो विधेयक पर बहस को बंद कर देना क्या कहलाता है दोस्तों? गिलोटिन कहलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो दोस्तों गिलोटिन समापन का एक अन्य रूप है। इसका अर्थ है जारी कार्य से संबंधित लंबित प्रस्ताव या प्रस्तावों पर चर्चा हेतु आवंटित समय समाप्त हो जाने पर सभापति यानी राज्यसभा या अध्यक्ष लोकसभा का द्वारा मत लिया जाना। समापन के विपरीत प्रयोग किए जाने वाले गिलोटिन से पूर्व कोई प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जाता। सभापति या अध्यक्ष बिना किसी और चर्चा के प्रस्ताव पर तत्काल मत ले सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या रखना है? राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है। यह बात जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा बी। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है दोस्तों? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, किंतु राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकते हैं जब संसद का कोई एक सदन या दोनों सदन सत्राधीन न हो। राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री सभी
केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, प्रशासक, योजना नीति आयोग के सदस्य और सचिव शामिल होते हैं। अतः प्रश्नगत विकल्पों में केवल बी जो कथन है दोस्तों सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनें। पहला है संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक शब्द जोड़ा गया है, यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो आपसे पूछा जा संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है, तो यह बात बिल्कुल गलत है और दो भी तो बिल्कुल गलत है। सही क्या हो जाएगा, केवल 1 और 3, सॉरी लोकसभा 1 और 2 सही पूछा। संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, बात सही है। दूसरा है राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, हाँ तो वित्तीय बिल को रोक सकती है दोस्तों, सॉरी। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक शब्द जोड़ा गया दोस्तों, यहाँ धर्मनिरपेक्ष दिया गया है, तो 3 शब्द गलत हो गया दोस्तों। और संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष का, यह भी गलत है दोस्तों। सही उत्तर पूछा जाता तो 1 होगा, यानी 1 और 2। यदि कोई वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है तो राज्यसभा इसे साधारण विधेयक की भांति रोक सकता है, तथापि यदि कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है तो राज्यसभा इसे मात्र 14 दिन तक रोक सकती है, अतः राज्यसभा वित्त विधेयक को रोक सकती है सर। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य तथा राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता स्थापित किए गए हैं, अतः कथन 3 गलत है। संसद के दोनों सदनों में किसी असहमति की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, तथापि ऐसे विवाद को लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था से सुलझाने का कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 क में बना दिया गया। इस प्रकार अभिष्ट जो विकल्प है दोस्तों ये सही है। नेक्स्ट है भारतीय संसद का सचिवालय है, तो याद रखना है दोस्तों सरकार से स्वतंत्र होता है भारतीय संसद का सचिवालय, राइट आंसर हो जाएगा सी। तो स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय विधानमंडल के लिए सरकार से स्वतंत्र एवं असंबद्ध पृथक सचिवालय का विचार जनवरी 1926 में प्रभावी रूप से सामने आया। स्वतंत्रता के बाद भी इस विचार को अपना लिया गया। संविधान के अनुच्छेद 98 के तहत भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक पृथक सचिवालय की व्यवस्था है जो सरकार से स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, तो याद रखना है दोस्तों भारतीय संविधान की जो संप्रभुता है प्रतिबंधित है, तो याद रखेंगे न्यायिक समीक्षा से, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी न्यायिक समीक्षा। तो दोस्तों याद रखना है कि भारतीय संविधान के तहत संसद सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है, परंतु उसके द्वारा निर्मित विधि संविधान के मौलिक ढांचे का अतिक्रमण न करे, इस हेतु सर्वोच्च न्यायालय उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। नेक्स्ट है भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था, तो याद रखना है दोस्तों 13/5/2002 को भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। तो 13 मई 2002 को भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना यानी प्रथम लोकसभा चुनाव के पश्चात 13 मई 1952 को प्रारंभ प्रथम अधिवेशन के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। और ये आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों, वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर चुना गया था, तो उनका नाम था दोस्तों विट्ठल भाई पटेल। तो केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम अध्यक्ष 1925 में राष्ट्रवादी नेता विट्ठल भाई पटेल को चुना गया था। इनका कार्यकाल कब से कब तक था दोस्तों, तो याद रखना है 1925 से लेकर 1930 ईस्वी तक था दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर कोई पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।